हेलो दोस्तों, आज हम लोग पुनः सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक है उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में हम लोग को आज सीखना है। तो चलिए, मैं धर्मेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल CTC DSS में आपका स्वागत है। तो हम लोग को पढ़ना है उत्प्रेरण के सिद्धांत, अर्थात उत्प्रेरक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैसे काम करती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देती है या घटा देती है। उत्प्रेरक के दो काम होते हैं, अभिक्रिया गति को बढ़ाना और घटाना, अर्थात अभिक्रिया गति को परिवर्तित करना। तो उत्प्रेरक कैसे काम करती है अभिक्रिया में, वो हमें जानना है। उत्प्रेरण के सिद्धांत, उत्प्रेरण के दो प्रकार के सिद्धांत हैं, समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत और विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। उत्प्रेरक दो सिद्धांत पर काम करती है, एक समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत और एक विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। तो हमें अब सीखना है समांगी उत्प्रेरण क्या है, उसके बाद हम लोग समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत सीखेंगे। फिर हमें सीखना है विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, उसके बाद सीखेंगे विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या होगा। जैसा कि मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B आपस में अभिक्रिया करके P और Q प्रोडक्ट देते हैं उत्प्रेरक C उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्प्रेरक है और ये आपका उत्पाद है। जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो, अर्थात तीनों द्रव हो या तीनों ठोस हो या तीनों गैस हो, तब इस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं इसके कार्य को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समझ आ गया? अब देखिए विषमांगी उत्प्रेरण, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्था में हो, तीनों भिन्न भिन्न अवस्था में हो, तब इस उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे और प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विषमांगी उत्प्रेरण। तो हमें सबसे पहले सीखना है उत्प्रेरक जो कार्य करने के सिद्धांत हैं, समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अभी जस्ट करते हैं। समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत आप जान चुके हैं, इसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होंगे। जब तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तब उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। यह सिद्धांत यहां पर हम लिखते हैं, यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत पर आधारित होती है, सिद्धांत पर आधारित होती है। आधारित होती है। यह जो सिद्धांत है मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के आधार पर यह समांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है। जैसे इनकी जब अभिक्रिया होगी तो कुछ समय के लिए मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं जो अस्थायी होते हैं। एक उदाहरण की मदद से हम लोग सीखते हैं इसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए A और B आपस में अभिक्रिया करके AB प्रोडक्ट देते हैं और इस अभिक्रिया में गति को प्रभावित करने के लिए C उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया। A और B अभिकारक अभिक्रिया करके AB उत्पाद देते हैं और ये यहाँ पर C उत्प्रेरक का काम करती है।
ध्यान रहे तीनों एक ही अवस्था में हैं, तीनों द्रव होंगे या तीनों ठोस होंगे या तीनों गैस होंगे, तभी ही समंगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर यह अभिक्रिया होगी। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म को, क्रिया विधि को समझते हैं। क्रिया विधि, फर्स्ट में सबसे पहले उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया कर मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक सी ए के साथ अभिक्रिया करके, उत्प्रेरक सी एक अभिकारक ए के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक क्या बनाते हैं? AC। ये आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्प्रेरक है और ये आपका मध्यवर्ती यौगिक है। क्या है आपका? ये मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में मध्यवर्ती यौगिक अन्य अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके, ये जो मध्यवर्ती यौगिक है AC, ये अन्य जो बच गया था अभिकारक में B, इसके साथ अभिक्रिया करके इसमें लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में मध्यवर्ती यौगिक अन्य अभिकारक से अभिक्रिया कर उत्पाद देते हैं। उत्पाद और उत्प्रेरक देते हैं। उत्पाद और उत्प्रेरक देते हैं। उत्प्रेरक देते हैं। जैसे मध्यवर्ती यौगिक आपका यहाँ पर AC है, तो AC के साथ अभिक्रिया करके कौन? अन्य अभिकारक B उत्पाद देते हैं, AB देते हैं और क्या देते हैं? उत्प्रेरक C देते हैं। उत्प्रेरक हमको ज्यों का त्यों मिल चुका है, जैसे हम उत्प्रेरक प्रयोग किए थे वैसे ही मिल चुका है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है। ये आपका हो गया उत्पाद। ये आपका उत्प्रेरक मिल चुका है। तो समंगी उत्प्रेरण का सिद्धांत ऐसे काम करती है, मध्यवर्ती यौगिक निर्माण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ध्यान रहे, यह सिद्धांत उत्प्रेरक ये दो स्टेप में तब काम करेगी जब आपका अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड उदाहरण लेते हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए इस पर एक अच्छे उदाहरण लेते हैं। जैसे एक आपका अभिक्रिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण कराते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करती है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों आपका यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। तो इसका मतलब है यहाँ पर NO का जो काम होगा ये समंगी उत्प्रेरण सिद्धांत के पर आधारित होगा। और जब समंगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है तो मध्यवर्ती यौगिक निर्माण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी मध्यवर्ती यौगिक बनेगा ही इसमें। तो फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में NO जो उत्प्रेरक है कोई एक अभिकारक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसको बैलेंस करने के इसमें 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगाएंगे।
सेकेंड स्टेप में क्या होती है, जो मध्यवर्ती यौगिक है अन्य अभिकारक से अभिक्रिया करके, मध्यवर्ती यौगिक यहाँ पर NO2, अन्य अभिकारक आपका SO2 बच के इसके साथ अभिक्रिया करके उत्पाद देते हैं SO3 और प्लस जैसे उत्प्रेरक हम प्रयोग किए थे ज्यों का त्यों मिल चुका, ये आपका उत्पाद मिल गया। इस सिद्धांत पर आधारित है यह, जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो तब समंगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर उत्प्रेरक काम करती है। नेक्स्ट हम लोग अब सीखते हैं विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत। विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत कैसे काम करती है, तो आप पहले ही समझ चुके हैं। विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत तब काम करेगी जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों भिन्न भिन्न अवस्था में हो। तीनों किस अवस्था में हो, भिन्न भिन्न अवस्था में हो, अर्थात अलग अलग अवस्था में हो। उत्प्रेरक का जो ये सिद्धांत है, विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत काम करने की, ये तब काम करती है जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्था में हो। तो ध्यान दीजिए, विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत जो है अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। यह सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। आप जानते हैं अधिशोषण की प्रक्रिया में, अधिशोषण जो है वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ किसी ठोस या द्रव के सतह पर आकर के संग्रहित होती है। अर्थात विषमंगी उत्प्रेरण सिद्धांत में जो अभिक्रिया करता है अभिकारक, उत्प्रेरक के सतह पर आकर के अभिक्रिया करती है। किसके सतह पर, उत्प्रेरक के सतह पर। अर्थात उत्प्रेरक अपना जगह देता है अभिकारक अणु को अभिक्रिया करने के लिए, एक सक्रिय केंद्र देता है, एक्टिव सेंटर देता है। उस सेंटर पर अभिकारक आती है और अभिक्रिया करती है और उत्पाद बनाती है। ये सिद्धांत तब काम करेगा जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्था में हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले उत्प्रेरक, सबसे पहले अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया करती है, सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक के सतह की ओर विसरित होती है। सतह की ओर विसरित होती है मतलब उत्प्रेरक की सतह की ओर जाती है। जब अभिक्रिया कराइएगा तब अभिकारक, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखते हैं, जैसे ए और बी आपको अभिक्रिया करा रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट दे रहा है सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ए बी अभिकारक क्या करेगा, उत्प्रेरक के सतह पर जाएगा, सबसे पहले विसरित होगा, जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा, अभिक्रिया करने के लिए। कब जाएगा, जब तीनों की अवस्था अलग अलग हो तब। तो एक पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं, ये भला सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक के सतह की ओर विसरित होती है। कैसे विसरित होती है वो समझते हैं। ये हम उत्प्रेरक ले लेते हैं, उत्प्रेरक के कण हैं, ये उत्प्रेरक के कण हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब उत्प्रेरक के कण हैं, ये सब, इसको एक्टिव सेंटर कहा जाता है। उत्प्रेरक के कण, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े हैं, ठोस के कण, क्रिस्टल ठोस के जो कण होते हैं नियमित क्रम में सजे होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे आप पढ़े थे। तो हम उसको सटा करके नहीं, अलग अलग करके दर्शा दिए हैं। और ये लाइन अट्रैक्शन फोर्स को दर्शाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में ये सब जुड़ा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ। और हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी आप इधर भी दे सकते हैं कण को, उत्प्रेरक के कण को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी चारों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हम चार कण सिर्फ ले करके समझते हैं, सिर्फ समझना ही है। तो ये उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या करती है,
उत्प्रेरक की ओर अभिकारक क्या करती है, विसरित होती है, विसरित होती है, उत्प्रेरक की सतह की ओर जाती है। तीर का चिन्ह दे दिए, उत्प्रेरक की सतह की ओर जा रही है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में अभिकारक अणुओं का, अभिकारक अणुओं का, अभिकारक अणुओं का उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है। अर्थात अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों, अभिक्रिया करने के लिए। जैसे फिर पिक्चर के माध्यम से ही समझते हैं, ये सक्रिय केंद्र है, एक्टिव सेंटर है, ये सब एक्टिव सेंटर है, उत्प्रेरक के कण हैं, इस पर ही अभिकारक अणु आकर के संग्रहित होगा। तो यहाँ पर आकर के ए और बी क्या होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। ऐसे हम इसको अट्रैक्शन फोर्स से दर्शा दिए हैं, कमजोर आकर्षण बल है, इस पर आकर क्या हो गया है, संग्रहित हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अधिशोषित अभिकारक अणु अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। अधिशोषित, अधिशोषित मतलब जो चिपका हुआ है, जो उसके उत्प्रेरक की सतह पर संग्रहित है, ये दोनों आपस में संग्रहित हो गया है। अधिशोषित अणु, अधिशोषित अणु उत्प्रेरक, अधिशोषित अणु उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रिया कर, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ज्यों ही, ध्यान रखें, ज्यों ही अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर संग्रहित होगा, जमा हो जाएगा, तेजी से ये दोनों के बीच अभिक्रिया होने लगेगी और ये उत्पाद बन जाएगा। जैसे ए और बी आपस में अभिक्रिया करके ए बी प्रोडक्ट बना देते हैं। ए और बी के बीच एक नया आकर्षण बल काम कर जाता है। पहले अलग अलग रहता है, जब अभिक्रिया करके ए बी प्रोडक्ट बनता है तब एक नया आकर्षण बल, रासायनिक बंधन बन जाता है ए और बी के बीच। तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुका है। फोर्थ स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या होता है समझ लीजिए। लास्ट स्टेप में अभिकारक जो उत्पाद है, उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण होता है। उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से क्या होता है, विशोषण होता है। इसको तीनों स्टेप को लिख लीजिए, हम फोर्थ स्टेप ऊपर फिर लिखते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से विशोषण होता है, विशोषण होता है, विशोषण होता है। जैसे पिक्चर के माध्यम से समझना है। विशोषित कर दिए, ए भी प्रोडक्ट बन चुका है, ये आपका उत्पाद है, ये आपका उत्पाद है। उत्प्रेरक आपका ज्यों कहता हूं फिर मिल चुका है। फिर से समझ लीजिए, ये जो विसंगी उत्प्रेरक सिद्धांत है, ये सिद्धांत तब काम करती है जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्था में हो। तो यह सिद्धांत जो अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित होती है अभिक्रिया करने के लिए। तो यह 4 स्टेप में हो काम करती है। सबसे पहले उत्प्रेरक की सतह की ओर अभिकारक अणुओं का विसरण होता है, अभिकारक अणु आते हैं उत्प्रेरक की सतह की ओर। सेकेंड स्टेप में अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में अधिशोषित अणु जो होती है, अभिकारक अणु अधिशोषित जो उत्प्रेरक की सतह पर आकर के संग्रहित हो जाती है, तो वह अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, ए बी उत्पाद बना लेते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। और उस समय तक उत्प्रेरक की सतह पर ही उत्पाद ए बी रहती है।
फोर्थ स्टेप में क्या है, उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण होता है। उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण होता है, यानी उत्पाद को हटा लेते हैं उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद को हटा चुके हैं। अंत में आपको प्रोडक्ट बन चुका है और उत्प्रेरक भी आपका ज्यों का त्यों मिल चुका है। तो ये था आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़े उत्प्रेरण के सिद्धांत। दो सिद्धांत पर उत्प्रेरक काम करती है, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। हम आशा करता हूं फिर से अगर नहीं समझे हैं तो पुनः दोबारा इस वीडियो को देखिए, अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।